हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट यूर ऑन चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा। हम लोग एमडीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के अंदर। ये आपके बीबीए में भी हेल्पफुल है, एमकॉम में भी हेल्पफुल है, सीए इंटरमीडिएट और सीएस एग्जीक्यूटिव, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज जीएसटी के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवांटेज के बारे में देखें कि जीएसटी के हमें क्या एडवांटेज हैं, क्या लाभ हैं। तो पहला जो एडवांटेज है स्टूडेंट्स, कर पर कर लगाने के बुरे प्रभावों में कमी होती है। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग। कास्केडिंग का मतलब कर पर कर लगाना, टैक्स ऑन टैक्स, उसको हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो उसका जो बुरे प्रभाव है, मिटिगेशंस हैं, इल इफेक्ट्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए जीएसटी को अडॉप्ट किया गया है। जब पहले जीएसटी नहीं था तो सेल टैक्स, वेट, इस टाइप से टैक्सेस लगते थे, तो वो टैक्स पर टैक्स लग जाते थे। एक बार टैक्स लग गया, वापस टैक्स लग गया, उस टैक्स पर टैक्स लग जाता था, तो फाइनल कंज्यूमर पे इसका बर्डन ज़्यादा हो जाता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद केवल वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स इम्पोज किया जाता है, यानी कि कितना वैल्यू एडिशन किया गया है इसमें टैक्स को इम्पोज किया जाता था। इस वजह से अब जीएसटी के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट जो था वो रिमूव कर दिया गया है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये हमें मिला, कर पर कर लगाने के बुरे प्रभावों में कमी आई है। सेकंड वन इज अनेक करों एवं दोहरे करारोपण की समाप्ति, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। जब जीएसटी नहीं हुआ करता था 2017 से पहले, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे तरह के कर लगते थे और कर पर कर लग जाता था, तो उसको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी के अंदर केवल वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला लागू किया गया है। पहले 17 अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, तो उनके स्थान पर केवल एक ही टैक्स को लागू कर दिया गया है। तो दोहरे करारोपण और अनेक तरह के करों की समाप्ति हो गई है। नेक्स्ट है एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड और कॉमन नेशनल मार्केट। जीएसटी आने के बाद पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स सिस्टम लागू हो गया, तो पूरा एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बन गया, यानी हर स्टेट, हर सेंटर का एक ही तरह का टैक्स प्रोसीजर होगा, अलग अलग तरह के टैक्स प्रोसीजर नहीं होंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण कर दिया गया। इसके आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो एडवांटेज है, उत्पादों का प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में अधिक सक्षम होना, मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। जब जीएसटी आया है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो जीएसटी की रेट्स हैं टैक्स की, वो डिक्रीज हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर होगा उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम लगेगी तो हम इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनसे हम लोग मुकाबला कर पाएंगे। तो एक कंपटीशन में भी हमें इसमें हेल्प मिली है। तो मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं बिकॉज डिक्रीज इन रेट ऑफ जीएसटी। पॉइंट नंबर 5 जो एडवांटेज है, उपभोक्ता पर कुल कर भार में कमी आई, रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके ओवरऑल टैक्स बर्डन में क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, कमी आई है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हो या अदर जो जरूरी वस्तुएं होती हैं, उन पर टैक्स की रेट्स को गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पर टैक्स का बर्डन कम हो गया है। नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करें तो सरकारी राजस्व में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। जीएसटी को लागू करने के बाद पहले के कंपैरिजन में काफ़ी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हुआ है। करों का प्रशासन सुगम होना, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस, बिकॉज जीएसटी के लिए कॉमन पोर्टल बना दिया गया है, तो उसी के थ्रू पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो टैक्स पेयर हो, चाहे टैक्स कंसल्टेंट हो या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो उसे अप्रोच कर सकता है। जो कि कॉमन पोर्टल की अगर हम बात करें तो इसका कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in। ये हमारा जीएसटी का कॉमन पोर्टल है। तो इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी जीएसटी का है वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो ये सारे हमने एडवांटेज देखे हैं स्टूडेंट्स। एडवांटेज के बाद अब हम बात करते हैं कुछ इसकी कमियां, कुछ दोष या डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट इज कंप्यूटर के ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। आज जीएसटी पूरा एक कॉमन पोर्टल के थ्रू चलता है, इसमें बिना कंप्यूटर नॉलेज के हम लोग कुछ अकाउंटिंग का काम कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें कंप्यूटर का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है उनके लिए जीएसटी की अकाउंटिंग बहुत टेडिशियस टास्क होगा। नेक्स्ट वन इज जटिल कार्य प्रणाली में कठिनाई, प्रॉब्लम ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग। जो जीएसटी का
वर्किंग प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाता है, किस में से लिया जाएगा, CGST में से लिया जाएगा या SGST से में लिया जाएगा या IGST से लिया जाएगा, किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टेडिशियस टास्क है। इस वजह से इसकी कार्य प्रणाली थोड़ी सी जटिल होती है। नेक्स्ट वन इज निजी मामलों में गोपनीयता का सार्वजनिक होने का खतरा। डेंजर ऑफ लीक आउट ऑफ सीक्रेट और एंड प्राइवेट मैटर्स। अगर हमारे कोई सीक्रेट और प्राइवेट मैटर्स हैं और इसका एक कॉमन पोर्टल बना हुआ है GST का, वहाँ पर हमें सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है, तो हमारी कुछ सीक्रेट्स और प्राइवेट मैटर्स वहाँ पर डिस्क्लोज होने का या वहाँ से लीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। बिकॉज आज प्रेजेंट सिचुएशन में साइबर अटैक्स जो हैं किसी भी वेबसाइट पर अटैक करके हमारे डेटा लीक कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज कर की ऊंची दरों के कारण कर भार अधिक होना। टैक्स बर्डन हाई ड्यू टू हाई रेट ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रेटें फिक्स तो करी है, कुछ तो टैक्स रेटें कम है लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा है। जैसे सर्विस टैक्स पहले 15% हुआ करता था लेकिन आज वो 18% की रेट में चला गया। तो कहीं ना कहीं कुछ कर ऐसे हैं, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो पहले के कंपैरिजन में उनकी टैक्स रेट्स अभी ज़्यादा हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हाई टैक्स रेट होने से उपभोक्ताओं पर, कंज्यूमर्स पर टैक्स का बर्डन इंक्रीज हो गया। अनेक विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता के कारण कठिनाई। प्रॉब्लम्स ड्यू टू मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ सेवरल रिटर्न्स। आज अलग अलग तरह के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। आउटपुट्स CGST, आउटपुट्स SGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनका एक IGST का रिटर्न या फिर फाइनल एक रिटर्न फाइल करना होता है। क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं, एनुअल रिटर्न्स होते हैं, मंथली रिटर्न्स होते हैं। तो सेवरल रिटर्न्स की वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम्स ड्यू टू मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ सेवरल रिटर्न्स। लेकिन धीरे धीरे इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रही है और अब प्रेजेंट में पहले जो क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स था, अब उनको क्वार्टरली कर दिया गया है। तो ट्रेडर्स को इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेशन दिया जा रहा है और आगे भी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इस प्रोसीजर को जितना ईजी हो सके उतना स्मूथ और ईजी तरह से करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट वन इज वस्तु उत्पादन करने वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव। हम लोगों ने जब फीचर्स पढ़ा था GST का, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मीन्स GST गंतव्य आधारित कर होता है। यहाँ इसका मतलब जो उत्पादक राज्य है, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है, उसने गुड्स सपोज महाराष्ट्र से प्रोड्यूस करके राजस्थान को सप्लाई कर दिया, तो प्रोड्यूसर गुड्स जो होगा स्टेट, उसको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स कलेक्शन का राइट नहीं है। राजस्थान सरकार उस गुड्स पर टैक्स लेगी तो उससे महाराष्ट्र सरकार को रेवेन्यू का लॉस होगा। तो ये इसकी एक कमजोरी है कि वस्तु उत्पादन करने वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो स्टेट गवर्नमेंट गुड्स का प्रोड्यूस कर रही है उन्हें उस टैक्स का कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन जो राज्य उसे उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उस राज्य को उसका टैक्स का कलेक्शन करने का राइट है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट वन इज प्रणाली की सुरक्षा का अभाव। हमारी जो सिस्टम है कॉमन पोर्टल, उसको कोई भी साइबर अटैक हो सकता है उस पर और डेटा सारे के सारे लीक हो सकते हैं, तो उसकी सुरक्षा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और कर चोरियों, कर भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं। नो रिडक्शन इन टैक्स इवेजन एंड करप्शन। इवेजन का मतलब कर चोरी। तो आज भी इंडिया में गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट था कि हम GST इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद काफ़ी करप्शन में कमी हो जाएगी और काफ़ी टैक्स जो इवेजन होता था, कर चोरी होती थी, उसमें कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आज भी लोगों ने उसके नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। टैक्स किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं, कर की किस तरह से हम लोग चोरी कर सकते हैं, तो और ना ही किसी प्रकार का कोई करप्शन में कमी हुई है। आज जो करप्शन पहले की सिचुएशन थी उससे भी कहीं ज़्यादा सिचुएशन अभी प्रेजेंट में हो चुकी है करप्शन को लेकर। तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं या कमियां हम लोग कह सकते हैं या डिसएडवांटेज कह सकते हैं या डिमेरिट्स हम लोग कह सकते हैं GST की जो प्रेजेंट सिचुएशन में हमें देखने को मिलती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अपने इस टैक्स प्रोसीजर को, इस GST सिस्टम को कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में GST की पृष्ठभूमि, हिस्ट्री ऑफ GST इन इंडिया। तो भारत में GST काफ़ी सालों से लागू करने के प्रयास किए जा रहे थे गवर्नमेंट के थ्रू। सबसे पहले वर्ष 2004 में IGST सिस्टम को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए सिफारिश की गई, सर्वप्रथम कैलकर टास्क फोर्स के थ्रू। सबसे पहले भारत में GST की सिफारिश किसके द्वारा की गई स्टूडेंट्स? कैलकर टास्क फोर्स, जो कि 2004 में इसने सिफारिश करी थी। और इन्होंने जो GST का स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था वो IGST स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया था। इसके बाद फिर कांग्रेस जब गवर्नमेंट में थी
तो 2007-8 के जब यूनियन बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम जब बजट भाषण पढ़ रहे थे तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, घोषणा करी थी कि 1 अप्रैल 2010 से भारत में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी भारत में लागू नहीं हुआ। इस तरह से जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2014 से पहले तक, तब जीएसटी को उन्होंने लागू नहीं किया या लागू नहीं कर पाई गवर्नमेंट। उसके बाद जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी 2014 में, तब जीएसटी को लेकर काफ़ी तेज गति से काम हुआ और जीएसटी के लिए जो एक संविधान संशोधन बिल पास किया गया, उस बिल का नेम है संविधान 122वां संशोधन बिल 2017। 122nd अमेंडमेंट बिल संविधान के अंदर 2017 लोकसभा में सबसे पहले 19 दिसंबर 2014 को रखा गया था और उस लोकसभा ने 6 मई 2015 को इस संविधान 122वां संशोधन बिल कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2017 को लोकसभा से पास कर दिया गया। इसके बाद ये बिल राज्यसभा से पास होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने इसे 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया। इसके बाद इस बिल की 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हो गई और स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जो संविधान 122वां संशोधन बिल 2017 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 बन चुका था। और जब ये बिल बना, अधिनियम बना, तो लोकसभा के अंदर कुछ बिल और पास किए गए, कुछ बिल और प्रेजेंट किए गए। तो उसमें सबसे पहला बिल था सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी बिल 2017। सिमिलरली एसजीएसटी बिल 2017, ये भी पार्लियामेंट में रखा गया था। यूटीजीएसटी बिल 2017, ये भी पार्लियामेंट में रखा गया था। और एक बिल और रखा गया पार्लियामेंट में, आईजीएसटी बिल 2017, ये भी पार्लियामेंट में रखा गया। और इसके अलावा एक जीएसटी कंपनसेशन बिल, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017, ये भी पार्लियामेंट में रखे गए। और इन सभी बिलों को 29 मार्च 2017 को पारित कर दिया गया था। ये सारे के सारे बिल लोकसभा से पास हो गए 29 मार्च 2017 को, ये सारे बिल लोकसभा से पास हो गए। और 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने भी इनकी परमिशन दे दी। 29 मार्च 2017 को लोकसभा से ये पास हुए और उसके बाद प्रेसिडेंट से इसकी स्वीकृति मिल गई 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति से भी इनकी स्वीकृति मिल गई और ये सारे बिल एक अधिनियम के रूप में रजिस्टर्ड हो गए थे। तो अलग अलग केंद्रीय अधिनियमों के अधिनियमन का विभिन्न राज्य विधानमंडलों के ने अनुसरण किया तथा राज्य माल एवं सेवा कर कानूनों का अधिनियमन किया गया। तो जिस तरह से सीजीएसटी था, उसी तरह से राज्यों में एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर लागू कर दिया गया। Now the next topic is significant provisions of Constitutional 101st Amendment Act 2016, यानी कि संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रावधान किए गए, उसके बारे में हम लोग बात करें तो टोटल 20 आर्टिकल्स या 20 सेक्शंस में चेंजेस किए गए हैं। 20 धाराओं या अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखें तो सबसे पहला आर्टिकल 246A नया जोड़ा गया, नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया और इसमें दो चीज़ें बताई गई है। दो चीज़ें कौन कौन सी बताई गई है? सबसे पहली चीज़
कि संसद एवं राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होगा। जो हमारा पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है उनको टैक्स के रिगार्डिंग कानून बनाने का राइट दिया गया है। जो मामले सेंट्रल के पास हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स का कानून बना सकती है, और जो मामले राज्यों के अंदर आते हैं उन पर राज्य सरकारें कर पर कानून बना सकती है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि शेड्यूल 7 जो था उसके अंदर 3 तरह की सूचियाँ थी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो फर्स्ट सूची है उसमें केंद्र को राइट होता है, स्टेट सूची में राज्यों को अधिकार होता है कानून बनाने का, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती है। तो वो राइट कहाँ पर दिया गया है? 246A में दिया गया है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो बताया गया है 246A में कि अंतर्राज्यीय अगर सप्लाई होती है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर कानून बनाने का राइट पार्लियामेंट के पास होगा, क्योंकि IGST उसमें लगता है, और IGST किसका पार्ट है? केंद्र सरकार का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होगा। तो ये 2 प्रोविजंस इसके अंदर डाले गए हैं। उसके बाद नया आर्टिकल वापस हम बात करते हैं 269A जोड़ा गया, इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 269। तो 269 के अंदर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं? तो सबसे पहला जो प्रोविजन इसमें दिया गया है वो दिया है भारत सरकार को कर लगाने व एकत्र करने का अधिकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल हैव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार जब होता है, क्योंकि IGST उसी टाइम पर लगता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जब कोई भी व्यापार होता है तो वहाँ पर जो कर लगता है वो कर किससे लगाने का अधिकार दिया गया है? केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार उसमें दिया गया है। तो ये पहला राइट इसमें दिया गया है कि भारत सरकार को कर लगाने व एकत्र करने का अधिकार है। सेकंड हम बात करते हैं तो अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संबंध में संसद जो है वो कोई भी सिद्धांत बना सकती है। यानी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सप्लाई हो रही है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल्स बनाने हैं, तो वो राइट किससे दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है, संसद को दिया गया 269A के अकॉर्डिंग। और अमाउंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड फंड ऑफ इंडिया। किसी राशि को भारत के एकीकृत कोष का हिस्सा नहीं मानना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट का पैसा होता है SGST का, वो IGST से एडजस्ट हो जाता है, तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा होता है। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट उससे नहीं मानेगी कि हमारा जो यूनिफाइड फंड है, हमारा फंड पड़ा हुआ उसका हिस्सा है, वो स्टेट का है, तो स्टेट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आज नहीं तो 1 महीने बाद, जब भी वो उनका जो प्रोसीजर होता है उसमें ट्रांसफ़र करना होता है। फंड आज हमारे पास पड़ा तो उसको हम यूनिफाइड फंड नहीं ट्रीट कर सकते। इसी तरह से किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास IGST से क्रेडिट लिया था तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट अपना उसे यूनिफाइड फंड नहीं ट्रीट कर सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए होगा। तो ये चीज़ें बता रखी है 269 के अंदर। फिर अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 366, अनुच्छेद 366 में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसमें 3 नए क्लोज जोड़े गए हैं, क्लोज 12A, क्लोज 26A और क्लोज 26B। क्लोज 12A जो है इसमें क्या बताया गया है कि इस क्लोज के अनुसार जो भी GST है उसका मीनिंग दे रखा है कि GST जो होगा वो उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर लागू होगा केवल ह्यूमन कंजप्शन के लिए एल्कोहलिक लिक्वेयर को छोड़कर, जो मानवीय उपयोग के लिए जो शराब होती है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है उस पर जो टैक्स होता है उसको हम GST बोलते हैं। ये 12A के अंदर जोड़ा गया है। उसके बाद जो क्लोज 26 है वाक्य 26A नया जोड़ा गया है। इस वाक्य के अनुसार सेवा का मीनिंग दे रखा सर्विस। सर्विस किसे बोलते हैं? यहाँ पर GST का बोला कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो यूज़ आता है लिक्विड एल्कोहल, उसे छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें होती है उन पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज किया जाता है। और 26A में सर्विसेज का मीनिंग दे रखा है, तो सर्विसेज का जो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज़ को छोड़कर जो भी चीज़ें होती है वो सारी सर्विसेज मानी जाएगी। 3 चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड की गई है। एक तो माल को शामिल नहीं किया गया है, एक मुद्रा को शामिल नहीं किया गया और एक प्रतिभूतियों को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती है वो सारी क्या मानी जाएगी? सर्विसेज मानी जाती है। और 26B जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये बताता है कि इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 246A, 268, 269, 269A और 279 के अंदर राज्य जो है उसकी डेफिनेशन ऐसे संघीय क्षेत्र में भी शामिल होंगे जिनके अपने विधान मंडल हैं, यानी कि स्टेट के अंदर वो क्षेत्र भी शामिल होंगे जिनके खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। यानी कि अभी इंडिया में 2 ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनके पास खुद के विधान मंडल हैं, तो वो स्टेट का ही हिस्सा माना जाता है। ये सेक्शन आर्टिकल 366 क्लोज 26B में गिवन है। और
आर्टिकल 279A नया इंसर्ट किया गया है और इसके अंदर जो बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल होगी। जीएसटी काउंसिल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में हम डिटेल से आगे देखने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल का गठन कब किया गया। तो सबसे पहले आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का गठन किया है। ये गठन किसने किया है? राष्ट्रपति ने किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन किया है। ठीक है, 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का गठन कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं फंक्शंस और वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल। वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से काम करती है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो कार्य है जीएसटी काउंसिल का वो है विभिन्न मामलों जिनमें काउंसिल सिफारिश करेगी। फर्स्ट है विभिन्न मामले जिनमें काउंसिल सिफारिश करेगी। ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें जीएसटी काउंसिल सिफारिश करेगी, तो उसके बारे में कुछ मामलों के बारे में हम बात करें तो जैसे केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर, उपकर एवं अधिभार जिनको माल एवं सेवा कर में सम्मिलित किया जा सकता है, तो उसकी सिफारिश कर सकती है। जीएसटी काउंसिल को अगर जस्टिफाई लगता है कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर वो गवर्नमेंट को सजेशन दे सकती है, तो उसमें राज्य सरकार कौन कौन से कर लगा रही है, कौन कौन से सेसेस लगा रही है, कौन कौन से सरचार्जेस लगा रही है, केंद्र सरकार कौन कौन से टैक्सेस लगा रही है, कौन कौन से टैक्सेस पर सरचार्जेस हैं, कौन कौन से टैक्सेस पर सेसेस हैं, उनको जीएसटी में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इसकी सिफारिश कौन करेगी? जीएसटी काउंसिल करेगी। उसके बाद सेकेंड बात करें हम लोग तो इसी तरह से वे माल एवं सेवाएं जिन पर माल या सेवा कर लगाया जाए तथा जिनको माल या सेवा कर से मुक्त रखा जाए। दूसरा वो सिफारिश करेगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, माल व सेवाएं जिन पर जीएसटी लागू हो, तो इसकी भी सिफारिश कर सकती है। जीएसटी काउंसिल ही बताएगी कि इन चीज़ों पर हमें टैक्स लगाना और इन चीज़ों पर टैक्स हमें नहीं लगाना है, तो इसकी सिफारिश भी कौन करेगी? जीएसटी काउंसिल करेगी। तो ये ऐसे विभिन्न मामले हैं जिन पर जीएसटी काउंसिल सिफारिश करेगी। ऊपर हमने एक पॉइंट देखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले करों, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले करों को जीएसटी में शामिल करना, वो डिसाइड करेगी उसे शामिल करना है या नहीं करना है। तो इन मामलों की सिफारिश भी जीएसटी काउंसिल करती है। इसी तरह से माल एवं सेवा कर कानूनों का मॉडल अनुच्छेद 269A के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए माल एवं सेवा कर के आरोपण एवं अनुभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले हों, उसकी भी सिफारिश करेगी। यानी इंटर स्टेट सप्लाई अगर हो रही है तो इंटर स्टेट सप्लाई में आपूर्ति किस तरह से की जाएगी, किस तरह से टैक्स का डिवीज़न होगा। अभी जैसे इंडिया में 50-50% है सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो इसी तरह से आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है और उस राज्य को हिस्सा वो ट्रांसफ़र करती है, तो वो किस तरह से होगा इसकी सिफारिश भी जीएसटी काउंसिल करती है। इसके अलावा आवर्त की न्यूनतम सीमा, जिससे कम आवर्त होने पर माल एवं सेवा को माल एवं सेवा कर से मुक्त किया जा सकता है, यानी कि मिनिमम टर्नओवर की लिमिट भी डिसाइड कौन करती है? जीएसटी काउंसिल करती है कि भाई 1.5 करोड़ से कम अगर टर्नओवर होता है तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो जीएसटी देना पड़ेगा। जो भी लिमिट होती है वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। इसके अलावा माल एवं सेवा कर की दरें, रेट जो है जीएसटी की वो भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। मिनिमम और मैक्सिमम रेट्स भी होती है, 0 रेट और 28% मैक्सिमम रेट है। तो ये जीएसटी के रेटों का जो
डिसाइड करना है वो भी जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के द्वारा ही होता है। इसके अलावा और हम बात करें तो प्राकृतिक संकट या दुर्घटना के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्दिष्ट समय के लिए विशेष दर या कर की दरें। अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे अभी प्रेजेंट में कोविड-19 की सिचुएशंस हैं और गवर्नमेंट के जो रिजर्व्स थे वो काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट को लगता है कि हमें एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, तो जीएसटी के साथ गवर्नमेंट जो जीएसटी काउंसिल चाहे तो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकती है कि इस रेट के साथ इतना सरचार्ज आप लगा दीजिए या सेस आप लगा दीजिए, जिससे इसकी भरपाई हम लोग कर सकें। तो इस तरह से भी हम जीएसटी काउंसिल की बातों को सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड। इन राज्यों के लिए कुछ मामलों में विशिष्ट प्रावधान भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये सारे सिफारिशों के टॉपिक्स थे जिस मामलों में जीएसटी काउंसिल सिफारिश करती है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है पेट्रोल पदार्थों पर इस कर के लागू करने की तिथि की सिफारिश करना। सेकंड जो पॉइंट इसमें आएगा, पेट्रोल पदार्थों पर जीएसटी लागू करने की तिथि की सिफारिश करना कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें हैं, इन पर जीएसटी कब लागू किया जाएगा उसकी तिथि की सिफारिश भी जीएसटी काउंसिल ही करेगी। उसके बाद हम इसमें बात करें तो एक कोरम की सिचुएशंस क्या है, कोरम कब पूरी होगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं मीटिंग संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति। मीटिंग संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति, नेसेसरी कोरम फॉर द कंडक्टिंग ऑफ अ मीटिंग। तो मीटिंग संचालन के लिए जो कोरम की एक मिनिमम लिमिट होती है, मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होंगे वो होती है 50% इसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो जीएसटी काउंसिल में टोटल 100 मेंबर्स हैं और उन 100 मेंबर्स में से 50% भी अगर वहाँ पर अटेंड हैं तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पूरी हो सकती है। अब हम मीटिंग की जो कोरम है वो तो 50% होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे होगा। डिसीजन मेकिंग, निर्णय कैसे लिया जाएगा इसमें, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। तो जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसका 3/4 अगर वोटिंग यस में है तो वो डिसीजन फेवर में होगा, और अगर 3/4 वोटिंग फेवर में नहीं हुई तो फिर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन के लिए 3/4 वोटिंग होना जरूरी है फेवर के अंदर, तब जाके उसकी मेजॉरिटी कंप्लीट होगी। तो ये डिसीजन लेने की रिगार्डिंग है सदस्यों के 3/4 बहुमत के आधार पर निर्णय, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ 3/4 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। अब हम बात करते हैं, और 3/4 के अंदर भी जो स्टेट्स के होंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, 2/3 स्टेट गवर्नमेंट्स के होंगे और 1/3 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे वोटिंग। ओके, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी उसका ढांचा क्या है। तो सबसे पहले चेयरपर्सन की हम बात करें, कौन चेयरपर्सन होगा, अध्यक्ष, इसको हिंदी में हम लिखेंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष इसका कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वो इसका पदेन अध्यक्ष होगा, इसका चेयरपर्सन होगा। उपाध्यक्ष जो हैं वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष। तो राज्यों के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से कोई एक उन्हीं के द्वारा इलेक्टेड होगा, राज्य वित्त मंत्री। कोई एक राज्य वित्त मंत्री होगा, सभी नहीं होंगे। जैसे हमारे यहाँ पर 30 स्टेट्स हैं तो उनमें से कोई एक उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, वो राज्य वित्त मंत्री, इसका वाइस चेयरपर्सन होगा। फिर हम सदस्य की बात करें, मेंबर्स, तो इसके सारे राज्यों के वित्त मंत्री जो होंगे, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, वो सारे इसके सदस्य होते हैं।
जीएसटी काउंसिल के। और अदर मेंबर्स की बात करें, अदर मेंबर्स अन्य सदस्य, तो अन्य सदस्य जो होंगे अदर मेंबर्स वो होंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इसे नामित करेगी, वो सारे इसके अन्य सदस्य के रूप में जाने जाएंगे। तो ये जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्लास आपके सभी फ्रेंड्स तक पहुँचे, तो आप इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें। बिकॉज बीकॉम थर्ड ईयर जो एमडीएस यूनिवर्सिटी हम बात कर रहे हैं, उसमें जो ये चैप्टर चल रहा है हमारा अप्रोक्स 24 मार्क्स वेटेज करता है। तो काफ़ी मायने रखेगा 24 मार्क्स अगर आप इस चैप्टर्स को पढ़ने से गेन कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स भी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप घर बैठे आपकी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर दें, मैं उसको चेक करूँगा और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।